उसमें हमारा टॉपिक कौन सा डी सब्जेक्ट कौन सा FR 1। सिलेबस में बच्चों याद रखिएगा, आई के आपने बताया कि 3 तरह के लेवल होते हैं। अच्छा जी, आई कैप ने अपने इस डॉक्यूमेंट में बताया है कि 3 तरह के आपके प्रोफिशिएंसी लेवल होते हैं। प्रोफिशिएंसी लेवल से मुराद ये है कि आपने जब किसी किताब को पढ़ना है, ठीक, आपने जब किसी किताब को पढ़ना है उस चैप्टर को कितना डिटेल में पढ़ना है। P1 का मतलब है कि बस आपने हल्का फुल्का अंडरस्टैंडिंग लेनी है। बात में लगी। P1 का क्या मतलब है? बस डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन, समरी वगैरह देख लेनी है, बस काफी। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। P2 का मतलब यह है कि आपको डिटेल में जाने की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने कंसेप्ट को अप्लाई करना आना चाहिए, कंपेयर करना आना चाहिए, एनालाइज करना आना चाहिए। इस तरह के वर्ड आपको ऊपर नजर आ रहे हैं? ऊपर देखो और नीचे देखो, वर्ड में फर्क नजर आ रहा है? ऊपर क्या लिखा हुआ है? डिफाइन, एक्सप्लेन, समराइज एंड इंटरप्रेट। बेसिक बात है। नीचे क्या लिखा हुआ है? अप्लाई। अप्लाई क्या? जो ऊपर पड़ा हुआ है। अप्लाई करना आना चाहिए और कंपेयर करना आना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या था और इस चैप्टर में क्या था, कंपेयर करो। और फिर एनालाइज करो, अंडरलाइंग प्रिंसिपल जो ऊपर पढ़ के आए उनका एनालिसिस करो। ऊपर सिर्फ बातों को समझो, नीचे जो समझा है उसको क्या करो? अप्लाई। फिर प्रोफिशिएंसी लेवल 3, ये उससे भी एडवांस लेवल है। ये CA फाइनल का लेवल है। इसमें क्या है जी? integrate principles and theories from different area of technical competence to manage and lead projects and work assignment and to make recommendation appropriate to stakeholders needs। कि आपने पहले कोई चीज सीखी, फिर उसका क्या किया? कंपैरिजन किया, एनालिसिस किया, फिर क्या किया? फ्रंट एंड पे आके शेयर होल्डर जो है उनको आपने समझाना है, प्रोजेक्ट करना है चीजों को, डाटा को, कि भाईजान इसमें ये आपके लिए लर्निंग आउटकम्स है। मतलब सादा अल्फाज में वो कह रहा है कि यहाँ पे आपने पहले लेवल में आपने क्या करना है? समझना है किसी चीज को, फिर उनका क्रिटिकल इवैल्यूएशन करनी है, फिर आपने लोगों को समझानी है। 3 लेवल समझ आ रहे हैं? तो जिस सब चैप्टर के सामने P1 लिखा होगा, मतलब आई आप कह रहा है कि बस इसको एक दफा गो थ्रू कर। और जिस चैप्टर के सामने P2 लिखा होगा, इसका मतलब है आई कैप कहता है मैंने इसके अंदर से टफ क्वेश्चन पूछना है। ठीक है? P3 तो आपके कैफ लेवल में है ही नहीं कहीं पे। सिर्फ आपके लेवल पे है क्या? 2 चीजें हैं, क्या है? P1 और P2। यहाँ तक की बात सुन लगी? फिर उसके बाद आई क्या बात करता है कि मैंने टेस्ट कैसे करना है। उसके उसने 3 लेवल बनाए हैं। कौन कौन से? T1, T2 और T3। T1 का मतलब यह है कि आई क्या कहता है कि मैं 8 नंबर का सवाल पूछूंगा। कितने नंबर का सवाल पूछूंगा? 8 नंबर से ज्यादा का नहीं होगा, ये मेरा चैलेंज। और मैं इस तरह के पूरे सवाल पेपर में 35 नंबर टोटल पूछूंगा। 8-8 नंबर के सवाल आएंगे, लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे? 35 नंबर तक आएंगे। 100 नंबर के सवाल 8-8 नंबर वाले नहीं आने। ठीक हो गया? अच्छा, फिर वो कहता है 8 नंबरों वाले सवालों में होगा क्या क्या? कहता है 8 नंबर के सवाल में वो वाला टॉपिक होगा जिसके सामने मैंने खुद लेवल 1 लिखा हुआ। मतलब जिस चैप्टर के सामने मैंने लेवल 1 लिखा हुआ ना, उस चैप्टर में से मैं 8 नंबर का सवाल पूछूं। यहां तक की बात सुन लगी? दूसरी बात, वो कहता है 8 नंबर के सवाल में वो टॉपिक भी आ सकता है जो आप पहले किसी पेपर में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में आप अक्रूवल एंड प्रीपेमेंट में पढ़ चुके हैं। वो कहता है FR 1 में मैं पूछ सकता हूँ, लेकिन क्या मैं 50 नंबर का पूछूंगा? नहीं। कितने नंबर का पूछूंगा? 8 नंबर का। 8 नंबर से ज्यादा नहीं मैं पूछूंगा। समझ आ गई? और तीसरा सवाल 8 नंबर का कौन सा आ सकता है?
न्यू टॉपिक इंक्लूडेड इन द सिलेबस फॉर दी फर्स्ट टाइम। वो टॉपिक जो इस दफा आई, हमने पहली दफा इस पेपर में डाला है, वो अगर आया तो 20 नंबर का नहीं आएगा। कितने नंबर का आएगा? 8 नंबर का। पॉइंट समझ आ गया कि 8 नंबर का अगर मैंने सवाल दिया तो वो कौन कौन सा हो सकता है? एक तो वो जो मैंने खुद कह दिया है कि फलां चैप्टर में लेवल 1 तक की टेस्टिंग है, अगर उस चैप्टर में से मैंने सवाल बनाया तो कितने नंबर का बनाऊंगा? 8 नंबर। प्लस जो चैप्टर इस बुक में है ही नहीं, लेकिन पिछली बुक में आप पढ़ चुके हो, आप बैड डेट्स पढ़ चुके हो, आप डेप्रिसिएशन पढ़ चुके हो, अक्रूवल्स और प्रीपेमेंट्स पढ़ चुके हो, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ चुके हो, इन्वेंट्री पढ़ चुके हो, एरर्स पढ़ चुके हो। यहाँ तक की बात लगी। कहता अगर उसमें से मैंने कुछ 100 उठा के यहाँ पे FR1 में डाल दिया तो कितने नंबर का डालूंगा? 8 नंबर का। वो 40 नंबर का नहीं होगा, ये ज्यादा आपके साथ नहीं करूँ। और तीसरा, जो इस अटेम्प्ट में नया टॉपिक आया है, वो 8 नंबर से ज्यादा का टेस्ट नहीं करो। यहाँ तक की बात सबको समझ आ गई। अब T2 का क्या मतलब है? द मैक्सिमम लिमिट पर टॉपिक ऑफ दिस लेवल 2 विल बी 20 मार्क्स। वो कहता है जिस चैप्टर के सामने मैंने T2 लिखा होगा ना, उस चैप्टर में से मैं कितने नंबर का सवाल पूछूंगा। लेकिन वो मैक्सिमम लेवल है, 16 का भी हो सकता है, 14 का भी हो सकता है। मैक्सिमम 20 का सवाल पूछूंगा, 22 का कभी नहीं आएगा, 25 का कभी नहीं आएगा। मैक्सिमम कितने का आएगा? 20 का। और T3 लेवल आपके कैफ लेवल में है ही नहीं, ये फाइनल के लिए, CA फाइनल के लिए। यहां तक की बात समझ लगी। T1 T2 क्या है और P1 P2 क्या है, ये बात समझ लगी है? अच्छा जी, अब ये बच्चों आपका सिलेबस है। इस सिलेबस की आई कैप ने 3 ग्रिड्स बनाई हैं। कितनी ग्रिड्स बनाई हैं? 3 ग्रिड्स, ग्रिड A, ग्रिड B और ग्रिड C। ग्रिड A में उसने रखा है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसके सामने उसने वेटेज क्या रखी है? 35 से 45। उसने कहा मिनिमम पेपर आएगा इसमें से कितने नंबर का? 35 नंबर का। और मैक्सिमम पेपर आएगा कितने नंबर का? 45 नंबर। ठीक हो गया। अब प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल में आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम पढ़ चुके हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पढ़ चुके हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में ही आपको बताया गया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ 2 चीजें नहीं होती। कितनी चीजें होती हैं? 5। बाकी 3 चीजें आपने यहाँ पे पढ़नी है। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? इस ग्रिड ए में क्या क्या शामिल है बच्चों, अब जरा देख रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट चेंज इन इक्विटी, याद है कुछ कुछ? अब इसके सामने क्या लिखा हुआ है? P2। वो कह रहा सिर्फ डेफिनेशन पढ़ के नहीं गुजर जाना, डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। कितने नंबर का सवाल आएगा? 20 नंबर का सवाल आएगा यहाँ से। मतलब आई के बाद अभी इसी वक्त आपको एडवांस में बता रहा है कि 6 महीने बाद आपका जो पेपर बनेगा उसमें कहाँ से किस लेवल का आपने पढ़ना है और मैंने किस लेवल का टेस्ट करना है। पॉइंट समझ आ गया? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और कितने नंबर का सवाल पूछूंगा? 20 नंबर का सवाल पूछेगा। एरर आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ ली होगी, याद है कि अगर वो सेल रिकॉर्ड ना करे तो बताएं प्रॉफिट के ऊपर क्या असर होगा। इस तरह की बातें की है ना। मजीद इस तरह की बातें इस बुक में भी टेस्ट करनी है उसने, लेकिन वो मैक्सिमम किस हद तक जाएगा? 8 नंबर तक जाएगा। वो कहता है अंडरस्टैंडिंग आपकी डिटेल में होनी चाहिए। P2 लिखा हुआ है मतलब, लेकिन मैं जो टेस्ट करूंगा कितने नंबर का करूंगा? 8 नंबर से ज्यादा नहीं जाऊंगा। समझ आ गई बात? फिर उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज और करेक्शन ऑफ एरर। बच्चों चेंज इन एस्टीमेट आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, याद करो। ऐसा एसेट जिसके पहले 2 साल आप स्टेटल मेथड लगाते रहे थे, तीसरे साल पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाना पड़ गया था, या पहले 2 साल से क्रय वैल्यू 0 थी, तीसरे साल में जाकर क्रय वैल्यू 10,000 हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? या पहले जब आपने एसेट शुरू शुरू में बाई किया था तो आपको लगता था ये 5 साल चलेगा, 2 साल गुजर गए तो पता लगा नहीं यार ये तो 10 साल चल सकते हैं। क्या हुआ? लाइफ में इजाफा हो गया। तो ये इसको हम क्या कहते होते थे? ये क्या है? ये चेंज इन एस्टीमेट, अंदाजा बदल गया हमारा। उसी बच्चों एस्टीमेट को यहाँ पे आई कैप टेस्ट करेगा कितने नंबर का? 8 नंबर का टेस्ट करेगा। ये हमने डिटेल में पढ़ना। ठीक हो गया जी? फिर उसके बाद टॉपिक नंबर 5 क्या है जी? कंपेयर द यूजफुलनेस ऑफ कैश फ्लो इंफॉर्मेशन विद डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस
एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम T1। ये बेसिकली थ्योरी है कि यूजफुलनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, कि कौन सी इंफॉर्मेशन किसके साथ कैसे कनेक्ट होती है, थ्योरेटिकल एरिया है। इसके ऊपर आइए, आपने क्या कहा है कि कितने नंबर का पूछूंगा, 8 नंबर का पूछेगा। फिर उसके बाद है जी प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, जैसे एनजीओ है, जैसे आपके दाएं बाएं जितने हॉस्पिटल हैं, समझ आ रही है, जितने भी हॉस्पिटल सारे के सारे क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक हो गया जी। गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं सारे के सारे क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया जी। स्पोर्ट्स सारे के सारे क्या हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया जी। ऐसे इदारों में फर्ज करें कल को आप सीए क्वालिफाई करते हो, तो उसके बाद आप कहते हो कि यार मैंने ना किसी बिजनेस में नहीं जाना, क्योंकि बिजनेसमैन तो बहुत बड़े कसाई हैं, ये तो लोगों की छिल लाते हैं, तो मैंने ऐसी हरकत नहीं करनी। तो मैं ऐसे इदारे में जाना चाहता हूँ जहाँ का मकसद ये ना हो कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाना है, जहाँ पे मकसद है लोगों की सेवा करना है, तो मैं ऐसे इदारे में जाना चाहता हूँ। तो आप ऐसे इदारे में चले तो जाओगे, माशाल्लाह नीयत तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको उस इदारे के अकाउंट्स का ही नहीं पता, तो क्या करोगे वहां पे जाके, वो इदारा आपको क्यों रखे। तो ऐसे इदारे में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके अकाउंट्स का आपको पता होना चाहिए, वो आपके सिलेबस में शामिल किया गया। कितने नंबर का सवाल आएगा, 20 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है नी। तो ये बच्चों ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं इसकी पहली ग्रिड है, और ग्रिड का नाम क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बच्चों फाइनेंशियल में याद होगा स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप पढ़ चुके हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी और स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो ये आपने नहीं पढ़ा था, वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे। और डिस्क्लोजर नोट्स भी आपने नहीं पढ़े थे, वो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक हो क्या नहीं। यहाँ तक की बात है कि 5 कंप्लीट है ना, 2 पढ़ चुके हैं और बाकी 3 आपने यहाँ पे पढ़ने। तो ये उसने एरिया बता दिया बच्चों, कितने से कितने नंबर का आएगा, 35 से 45 नंबर का आएगा, और सबसे बड़ा एरिया ही ये है, सबसे मेजर क्वेश्चन इसके अंदर आता है। फिर उसके बाद अगला है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितने नंबर का आएगा, मिनिमम 20 नंबर का आएगा और मैक्सिमम 30 नंबर का आएगा। इसमें क्या क्या शामिल है जी वो देखते हैं जी। अप्लाई एंड डिस्कस द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मैक्सिमम कितने नंबर का सवाल आएगा बच्चों, 8 नंबर का। इसमें क्या है, थ्योरी है, इसमें कोई कैलकुलेशन वाला एरिया नहीं है, एक चैप्टर है थ्योरेटिकल एरिया। उसमें डिस्कस हुआ पड़ा है कि बताओ अगर महंगाई हो जाए तो आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या क्या इंपैक्ट आएगा। महंगाई की भी 2-3 तरह की किस्में हैं, एक महंगाई है जनरल इन्फ्लेशन, एक महंगाई है स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट इन्फ्लेशन। जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई हुई है पेट्रोल में, लेकिन उसकी रेट कुछ और है। चने भी महंगे हो गए हैं, लेकिन चनों में जो महंगाई है उसका रेट कुछ और होगा। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन का रेट कुछ और हो सकता है, और ओवरऑल महंगाई जो है उसका रेट कुछ और हो सकता है। तो हम उसको कहते हैं जी जनरल इन्फ्लेशन है या स्पेसिफिक इन्फ्लेशन है वगैरह वगैरह। इसकी थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे चैप्टर, पॉइंट समझ आ रहा है। अच्छा जी, उसके बाद है जी कैलकुलेट एंड इंटरप्रेट रेशियो टू गिव एन असेसमेंट ऑफ एन एंटिटीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन विद डिफरेंट बेंचमार्क एंड डिस्कस विंडो ड्रेसिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट। रेशियोज की बात कर रहा है। रेशियो की बच्चों एक हल्की सी झलक आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी देखी थी, मार्कअप एंड मार्जिन, यार वो भी एक रेशियो है, परसेंटेज है ना, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, तो वहां से मार्जिन निकालते थे। तो इसी तरह से बच्चों नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100 भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हो सकता है। हमने वहां पे एक ही पढ़ा था, यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं। फिर और भी बहुत सारे रेशियो हैं, वहां पे हमने 1-2 रेशियो पढ़ी थी, यहाँ पे 25 के करीब करीब रेशियो है जो आपने पढ़नी। तो उसका पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 20 नंबर का सवाल आएगा। फिर वो कहते हैं जी अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट कंसर्निंग मेजरमेंट रिट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ बेसिक एंड डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। अब ये भी एक रेशियो ही है, लेकिन ये रेशियो इतनी ज्यादा इस्तेमाल होती है कि इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया, और उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 33। IAS 33 पूरा स्टैंडर्ड बना दिया गया। इसके ऊपर कोई स्टैंडर्ड नहीं है जो ऊपर पॉइंट लिखा हुआ, लेकिन नीचे वाले के ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है। क्यों,
इसमें जो रेशियो आपने पढ़नी है वो रेशियो है जो शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा फोकस होता है। तो चूंकि शेयर होल्डर का फोकस इस चीज पे होता है, तो इसलिए इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड बनाया गया। अब ये अर्निंग पर शेयर होती क्या है, इसको मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, बाकी तो टॉपिक हम डिटेल में देखेंगे। देखो बच्चों, एक कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 1 लाख रुपया। कितना प्रॉफिट कमाया है? 1 लाख रुपया। और उसके जो शेयर होल्डर हैं, प्रॉफिट में जो हिस्सेदार हैं, फर्ज करो वो है 500। हिस्सेदार कितने हैं? 500। प्रॉफिट कितना कमाया है? 1 लाख। तो हर हिस्सेदार को कितने पैसे आएंगे? निकाल सकते हैं? निकालो जरा। 500। हाँ, पीआरसी पास कर ली, लेकिन गन्नी आता नहीं गई। कैलकुलेटर पता नहीं कितने है, बैग चांडे दे रहा है। हालांकि पीआरसी में इतना मैंने जलील किया था कि भाईजान मैंने पता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि 2 + 2 क्या होता है, लेकिन फिर भी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कैलकुलेटर इस्तेमाल कर। ਤੁਸੀਂ कहना सर है कहने सारा पीआरसी कर लिया ना, पीआरसी कर लेंगे तो कोई नहीं, फिर जलील हो। हाँ जी, 200 आंसर आ रहा है, फिर सोच लो है। 200 को 500 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है? 1 लाख। करो ना जरा, ठंड पवे तो सारे में। 1 लाख आ रहा है। अच्छा, चलो जी, बहरहाल अब आगे देखते हैं कि 500 बंदे हैं। कितने बंदे हैं? नहीं, 500 बंदे हैं। और कितना कमाई किया आपने? 1 लाख। तो हर बंदे का हिस्से में कितना आएगा? 200 रुपया। चूंकि यहाँ पे पैसे बांटने की बात हो रही है, तो ये बड़ा डिटेल में और बड़ा एक्यूरेट कंसेप्ट होना चाहिए। क्यों? जायदाद के बंटवारे में बहन भाई आपस में लड़ पड़ते हैं। ये इतना खतरनाक मामला है। ये तो फिर भी बहन भाई नहीं है, ये तो शेयर होल्डर है। एक बंदा दूसरे बंदे को नहीं जानता यहाँ पे, तो लिहाजा इनकी लड़ाई तो फर्ज है, इन्हें तो लड़ पड़ना है आपस में। तो लिहाजा इसके ऊपर सबसे पहले जिसकी कुर्बानी होनी है ना, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जिवा होना है, अगर उसने सही कैलकुलेशन ना की। बात समझिए ना, कि प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है तो वो बांटना है। तो भाईजान वो बांटना है तो कैसे, कितना बांटना है, ये बात कंफर्म होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर सही तरह से ना बांटा गया, तो सबसे पहले छुरी किसको फिर जानी है? सीए को फिर जानी। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा डेंजरस एरिया ये वाला। ठीक है, पूरी जिंदगी बहन भाई इकट्ठे रहते हैं प्यार मोहब्बत के साथ, लेकिन जायदाद ही भरी। आपके खानदानी दुश्मनियां हैं चाचो बाबों के साथ। किस वजह से? इस वजह से नहीं है कि उसने सालन पकाई थी, बोटी नहीं दी थी। लड़ाई किस चीज की है? जायदाद नहीं सही तरह सानू हिस्सा नहीं मिला। मामू के साथ कई साल हो गए मुलाकात नहीं हुई, चाचू के साथ कई साल हो गए शक्ल तक नहीं देखी, फुफ्फो जहर लगती हैं, खाला वैसे ही पसंद कोई नहीं। 99% जो आपके घरों में फसाद है वो किस वजह से है? पीछे से जाके उठा के देखो कुंडलियां अपनी, तो एक ही चीज समझ आएगी कि जायदाद में मसला था। और समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों, ये बहुत बड़ा रिस्की एरिया है, तो सीए को चाहिए कि ध्यान से इस चीज को क्लियर करे। क्यों? क्योंकि जाहिर तौर पे तो बड़ा आसान लग रहा है ना यार, 1 लाख को 500 से डिवाइड करना मसला ही कोई नहीं। नहीं। अब आपके लिए जो मसले मसाइल आएंगे वो ये है कि 1 लाख सही कैलकुलेट किया है, इसमें 100 तरह के पंगे आएंगे। और नीचे जो 500 है वो सही कैलकुलेट किया है, इसमें भी 100 तरह के पंगे हैं। ऊपर वाली फिगर भी सही पता होनी चाहिए, और नीचे वाली फिगर भी सही पता होनी चाहिए, तब उसके बाद अगला काम है कैलकुलेटर। तो बहुत बारीकियां हैं, बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं। ज़ाहिर बाजारी तो बड़ा आसान काम लग रहा है, लेकिन इतना आसान है नहीं जितना नजर आ रहा है। समझ लगी? तो आई कि हमने इसमें से कितने नंबर का सवाल पूछना है बच्चों? 20 नंबर का सवाल पूछना है। तो इसमें कुछ है तभी तो ये 20 नंबर का है, वरना इतना आसान होता तो 8 नंबर का होता। समझ आ रही है? तो ये बहुत खतरनाक चैप्टर है ये वाला। तो बच्चों, 20 नंबर का सवाल ये है, और फिर उसके बाद ये रेशोज हो गई हैं, और ये थ्योरी का सवाल हो गया। ये मिल मिला के तकरीबन ये रेस ने बनाया 20 से 30 का। अब आप कहेंगे सर जी ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, 8 नंबर वो, 20 वो, और 20 वो, कितने हो गए? 48। और ऊपर लिखा हुआ 20 से 30।
तो बच्चों इसका मतलब यही है कि ये तीनों सवाल इकट्ठे नहीं आने, इनमें से हो सकता है कोई एक आए दूसरा ना आए। मतलब इसको मिला के और इसको मिला के 28 नंबर का पोर्शन आ जाए, ये ना आए। ये हो सकता है इसको मिला के और इसको मिला के आ जाए, ये ना आए। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो सारे चैप्टर नहीं आने, कुछ मिस भी होंगे डेफिनेटली, लेकिन उस ऊपर उसने ऊपर जो चैलेंज दिया है ना, वो यही दिया है कि मैं 20 से लेकर 30 तक का पूछूंगा, मिनिमम कितना पूछूंगा और मैक्सिमम, तो वो उसने पूरा कर देना अपने पेपर में। समझ आ गई थी बात? अब बच्चों जो तीसरा एरिया है, ग्रिड सी, वो कहता है कितने नंबर का पूछूंगा? मिनिमम 30 का पूछूंगा, मैक्सिमम कहां तक जाऊंगा? 40 तक जाऊंगा। अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसमें पहला क्या जी? रिकॉग्निशन, मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, आफ्टर रिकॉग्निशन, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, द डिटर्मिनेशन ऑफ देयर कैरिंग अमाउंट एंड द डेप्रिसिएशन चार्जेस एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिलेशन टू देम। कितने नंबर का सवाल पूछूंगा? 20 नंबर का। बच्चों अगर आपको याद हो तो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा है, लेकिन आपने बेसिक बेसिक पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होती है, कैरिंग वैल्यू किसको कहते हैं, बैलेंस शीट में कैसे लिखते हैं, डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाती है, बस यहाँ तक की बातें पढ़ी थी। या बहुत आपने पढ़ लिया था तो ये पढ़ लिया था 2 साल बाद अगर लाइफ चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, या स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए तो क्या करेंगे, या मेथड चेंज हो जाए, बस यही पढ़ा था ना, इसके अलावा कख नहीं पढ़ा। आपने ये तो आज तक पढ़ा ही नहीं कि जो एसेट आपने लिया है 3 साल बाद अगर बेचना पड़ जाए तो बेचते वक्त क्या करेंगे, ये पढ़ा? ये इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में नहीं पढ़ा। यही बात उसने यहाँ पे लिखी हुई है, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, कि बेचते वक्त क्या करना है, या FR 1 में पढ़े। फिर डेप्रिसिएशन जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी वो सारी यहाँ पे दोबारा पढ़े, ठीक है जी। फिर इम्पेयरमेंट लॉस, ये तो आपने पढ़ा ही नहीं ना वहां पे क्या होता है, ये डिटेल में पढ़ेंगे। टू बी रिकॉग्नाइज इन रिलेशन टू देम, कितने नंबर का सवाल आना बच्चों? 20 नंबर का सवाल आना। तो ये 16 आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में भी पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ना है। वहां पे सिर्फ बेसिक पढ़ा था, मतलब वहां पे सिर्फ आपने 10% पढ़ा होगा, बाकी 90% यहाँ पे पढ़ना है। समझ लगी? अब उसके बाद अगला कंसेप्ट क्या है जी? गवर्नमेंट ग्रांट्स, अदर गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड लोन्स ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। इसमें T1 लेवल है, क्या मतलब है इसका? 8 नंबर का। इसके ऊपर जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है बच्चों वो 20 IS 20 अप्लाई होता है। आपके होश में ही मेरा ख्याल है कोरोना आया था, कितने साल के थे जब अब कोरोना आया था? हम्म। हाँ चलो जी, 14-15 साल के थे आप जब कोरोना आया था। तो आपको थोड़ा बहुत तो याद होगा ना कि इमरान खान की गवर्नमेंट थी, मेरा ख्याल है कि ये भी नहीं याद? अच्छा, तो आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त जब कोरोना आया था ना तो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था। तो जब लॉकडाउन लग गया था ना तो फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, तो फैक्ट्रियों ने क्या कर दिया था, मजदूरों को फारग करना शुरू कर दिया। तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार ये मजदूर अगर फारग हो गए तो ये घरों में चूल्हा कैसे जलाएं? तो गवर्नमेंट ने कहा कि यार इनको ना फारग ना करो। फिर कंपनी ने कहा कि ऐसी फारग ना करिए, सैलरी कितों दइए, कुछ चीज तो साड़ी सेल नहीं हो रही, चीज़ा बना के रखी हैं, गोदाम फुल पे है। तो भाई कुछ चीज सेल होगी, पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो इनको सैलरियां देंगे। चीज गोदामों में पड़ी हुई है, सेल हो नहीं पा रही, पैसे आ नहीं रहे, इनको सैलरी कहां से दे? ये भी आपने सुना होगा कि एक शहर से दूसरे शहर आने जाने का भी मसले मसाइल थे। आप मतलब लाहौर से निकल के आप सियालकोट नहीं जा सकते, ये 1 घंटे का रास्ता है, मोटरवे तक बंद की हुई थी। ठीक है, तो जब एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते तो कंपनी का माल एक शहर से दूसरे शहर कैसे जा सकता? सिर्फ सब्जियां और फार्मेसी और इस तरह की बेसिक नीड की जो थी ना, इजाजत थी लेके जाने की, और कोई चीज भी नहीं आ जा सकती। ठीक है, वो मेडिकल स्टोरों पे और मुख्तलिफ किस्म के स्टोरों पे रश पड़ गया था वहां, एक एक, मतलब जिसके घर की जरूरत एक टिश्यू का डब्बा भी नहीं था ना, वो भी टिश्यू के कई के डब्बे परचेज करके लेके जा रहे थे। इतने मसले मसाइल हो गए थे, सप्लाई चेन सारी बेड़ा गर्क हो चुकी। उस वक्त गवर्नमेंट ने यह अनाउंस किया था कि आप इन एम्प्लॉयज को फारग ना करें, हम गवर्नमेंट बैंक आपको लोन देता है,
वो लोन आप हमसे ले लें और इन लोगों को सैलरियां पे कर दें, क्योंकि आपका कैश का मसला है, आपके पास कैश को थी, लेकिन इनको फारग ना करें। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट ने कहा कि जो जो कंपनी अपने मुलाजमों को फारग नहीं करेगी, हम उनको सस्ता तरीन लोन देंगे। हम उनको क्या करें, असिस्ट कर रहे हैं कि भाई अपने ऑपरेशंस वगैरह चलाओ, पैसे नहीं है हमसे ले लो, लेकिन इनको फारग ना करो। हाँ, लेकिन जो कंपनियां फारग कर रही हैं उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो बच्चों, ये भी स्टैंडर्ड, डेफिनेटली जो कंपनियां लोन गवर्नमेंट से लेंगी और रिकॉर्ड करेंगी और लोगों को सैलरियां पे करेंगी, उसमें कोई अकाउंटेंट भी तो बैठा होगा ना। उस अकाउंटेंट को कुछ आता होगा तो एंट्रियां पास करेगा। वो अकाउंटेंट कौन सा अकाउंटेंट होगा? बोलो तो सही। और चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, खोते हो है, मुंह में बोला करी, मुंह से एंट्रियां पास कर लिया करी है। तो बच्चों, इसका मतलब है उसने कुछ पढ़ा होगा तभी तो वो एंट्रियां पास करेगा। तो ये भी बच्चों आपके सिलेबस का हिस्सा है कि गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को असिस्ट करे तो उसकी क्या एंट्रियां करनी। अच्छा, गवर्नमेंट समटाइम ऐसा भी कर सकती है बच्चों। गवर्नमेंट कहती है कि यार ये जो कसूर का जो रायमंड का दूर वाला इलाका है ना, वहां पे कुछ नहीं है, गरीब लोग रहते हैं, वो बेचारे उठ के रोजी कमाने के लिए लाहौर आते हैं। और लाहौर में जो है ना वो अ, आबादी ज्यादा हो गई। तो ऐसा करते हैं कि लाहौर के दाएं बाएं जो शहर है ना, छोटे छोटे शहर हैं, वहां पे इंडस्ट्री लगा रहे हैं। इससे ये होगा कि लाहौर पे थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा आबादी का। और दूसरा ये है कि वो आबादियां भी थोड़ी सी खुशहाल हो जाएंगी, वहां पे लोगों को अपने ही घर के पास फैक्ट्री में काम करके कमाई करके अपने घर में रहने की जो है ना फैसिलिटी मिल जाएगी, बजाय इसके कि वो लाहौर में आके काम करें, हौसलों में खज्जल हों और हफ्ते बाद जाके अपने घर जाएं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऐसे इलाकों को टैक्स फ्री जोन के नाम, क्या नाम से ना, वो एलोकेट कर देती है कि ये टैक्स फ्री जोन है, यहाँ पे फैक्ट्री लगाओ। 5 साल तक तुम यहाँ पे जो कुछ मर्जी करो, कोई टैक्स नहीं देना, ताकि कंपनियों को मोटिवेशन आए और वो कसूर में जाके अपनी फैक्ट्री लगा लें, या रायगढ़ में अपनी फैक्ट्री लगा लें, या पत्तोकी में जाके अपनी फैक्ट्री लगा। यहाँ तक की बात में लगी है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट असिस्ट कर रही है कंपनियों को, भाईजान ये करो। या अगर कोई फर्ज करो आप एक्सपोर्ट करते हैं कोई चीज, एक्सपोर्ट करते हैं तो बड़े पंगे हैं। अच्छा, एक्सपोर्ट करने के लिए आपकी फैक्ट्री तो, गैस बड़ी महंगी है, बिजली बड़ी महंगी है, आपकी कॉस्ट बड़ी ज्यादा पड़ रही है। आप जब एक चीज बनाते हैं, एक्सपोर्ट करने जाते हैं, बांग्लादेश का माल सस्ता है, आपका माल महंगा, कोई परचेज करने को तैयार नहीं होगा। अब आप कहते हैं गवर्नमेंट को कि भाईजान असि क्या में एक चीज साड़ी 150 रुपए की बांधी भाई, असि कम से कम 117 नहीं तो बेचांगे ना। बांग्लादेश वाले आके वही चीज 120 की बेच रहे हैं, तो हमारी चीज कौन परचेज करे? गवर्नमेंट कहती है फिर क्या करें? हम कहेंगे यार अपनी गैस सस्ती करो, बिजली सस्ती करो। ठीक हो गया। हमारा तो गैस का और बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है कि चीजें महंगी हो जाती। गवर्नमेंट कहती है हाँ पॉइंट तो सही है, चलो जी बिजली कम कर देते, गैस का बिल भी कम कर देते, और हाँ हम कहेंगे ठीक है, और बाकी बाद में बताते हैं, फिलहाल ये मुझे बताए ना कि इसकी कैलकुलेशन करने दें, हमें फिर देखते हैं। फिर गवर्नमेंट ये भी करती है कि अगर फर्ज करो अभी भी खर्चे बहुत ज्यादा पड़ रहे हैं ना, तो गवर्नमेंट को प्लांट और मशीनरी परचेज करने में उस कंपनी को सब्सिडी देती है। कि अगर एक प्लांट 1 करोड़ रुपए का आ रहा है ना जापान से, तो गवर्नमेंट कहती 50 लाख हंसी देंगे, 50 लाख तो उसी पाओ। प्लांट सस्ता पड़ गया। जब प्लांट सस्ता पड़ गया तो डेप्रिसिएशन भी क्या आएगी, कम आएगी। खर्चे भी क्या होंगे, कम होंगे। तो आपकी एक चीज को बनाने की कॉस्ट भी क्या होगी, कम होगी। उस सूरत में आप बांग्लादेश से क्या कर सकते हैं, कंपीट कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल तो फिर गवर्नमेंट का ना। गवर्नमेंट जब तक आपको सपोर्ट नहीं करेगी, आप एक्सपोर्ट में किसी दूसरे मुल्क से आगे नहीं जा सकते। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो कुछ भी गवर्नमेंट कर रही है ना, वो अकाउंटेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट है। तो उस ग्रांट को कैसे रिकॉर्ड करना है, जब तक उसको समझ नहीं आएगी वो एंट्रियां पास है नहीं कर सकता। तो ये स्टैंडर्ड उस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक हल्का फुल्का समझ आ गया? ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरा जो पॉइंट है, बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट क्या होती है, उसके ऊपर सवाल आएगा, कितने नंबर का आएगा, 8 नंबर का आएगा। बोरिंग कॉस्ट का कंसेप्ट बच्चों ये है कि आपने एक लोन लिया, क्या लिया, 10 लाख रुपए का लोन लिया। बैंक ने रेट लगाया 10%, कितना सूद पे करना पड़ेगा आपको, 1 लाख रुपए सूद पे करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, कहाँ चला जाएगा अल्टीमेटली,
प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। ये सीधी सीधी स्टोरी में पता है, हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। समटाइम ऐसा होता है तो ये बोरिंग कॉस्ट ये प्रॉफिट लॉस में जाएगी बाय डिफॉल्ट, ये हमेशा हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने यही पढ़ा। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं कि अगर ये लोन आपने लिया था बिल्डिंग बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए, मतलब अगर बिल्डिंग ना बनानी होती तो ये लोन ना लेते, ये लोन लेना ही क्यों पड़ा, बिल्डिंग बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए कर्जा लेना पड़ा। तो फिर ये स्टैंडर्ड कहता है कि अगर उस कर्जे के ऊपर आपने सूद पे किया है तो वो सूद प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, वो सूद बिल्डिंग की कॉस्ट में जाएगा। बाय डिफॉल्ट हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि भाई अगर आपने कर्जा लिया उसके ऊपर सूद पे करे तो कहां लेके जाओ, फाइनेंशियल चार्जेस के नाम से, हमने फाइनेंशियल एक्सपेंस के नाम से पूरा हेड पड़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ा था कि नहीं पड़ा था, तो वहां लेके जाओ, बात ठीक है। लेकिन ये एक एक्सेप्शन यहाँ पे स्टैंडर्ड में आती है कि अगर आपने कर्जा बिल्डिंग बनाने के लिए लिया था, या कोई मशीन बनाने के लिए लिया था, या ऐसा कोई भी काम करने के लिए लिया था जो आप खुद कर रहे हैं और करते करते टाइम लग जाएगा, करते करते टाइम लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा, कम से कम 6 महीने तो लग जाएंगे। तो अगर उस चीज को बनाने में आपके 6 महीने या उससे ज्यादा का टाइम लग गया है और उसके लिए आपको लेना पड़ा है कर्जा, उस कर्जे के ऊपर जो आप सूद पे करेंगे वो सूद प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, उस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा। इसके लिए बच्चों स्टैंडर्ड है IAS 23, IAS 23, समझ आ गई बात। ये स्टैंडर्ड हमने इस FR1 के सब्जेक्ट में पढ़ना है। समझ आ रहा है आपका सिलेबस क्या क्या है। अच्छा जी, उसके बाद है पॉइंट नंबर 4, अप्लाई द प्रिंसिपल एंड कंसेप्ट ऑफ कैरिंग एसेट्स अदर देन कैश जनरेटिंग यूनिट्स एंड गुडविल एट नो मोर देन द रिकवरेबल अमाउंट एंड रिकॉग्निशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस एंड रिवर्सल देयरऑफ। कितने नंबर का सवाल आएगा बच्चों, 8 नंबर। ये कंसेप्ट मैं आपको इसका हल्का फुल्का कंसेप्ट दे देता हूँ। फर्ज करें बच्चों आपने मोबाइल लिया, क्या लिया, मोबाइल लिया 1 लाख रुपए, मोबाइल आपने इस्तेमाल किया 5 साल, कितने साल इस्तेमाल किया, तो आप इस मोबाइल को क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करेंगे, क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लगाएंगे, ऐसे ही है ना। ये एक नॉर्मल रूटीन है, आपने मोबाइल लिया 5 साल इस्तेमाल किया, 5 साल इस्तेमाल करने के बाद बेच दिया, तो क्या कौन सा कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट अप्लाई कर रहे होंगे उसके ऊपर, डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट अप्लाई करें। तो 1 लाख को 5 पे डिवाइड करेंगे, 20,000 स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक 5 सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। लेकिन आज मोबाइल लिया और शाम को जब आप घर गए तो वहां पे भाई का बेटा, छोटा सा बेटा था 3-4 साल का, उसने गलती से मोबाइल पकड़ा और उसने हाथ से छोड़ दिया, नीचे जाके गिरा, स्क्रीन था, तो क्या अब उसी तरीके से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जैसे आपने सोचा हुआ था, नहीं। अब आप फौरन उसको लेके जाएंगे मार्केट में और पता करवाएंगे यार ये कितने का रिपेयर हो रहा है, वो क्या भाई ने स्क्रीन का बेड़ा कर को ਇਹਦਾ प्रोसेस ਚ पानी पै गया, ए मसले ने, ओके जी, तो रिपेयर हो गया जी 20,000 रुपए का, तो ये रिपेयर कहाँ लेके जाएंगे, इसकी कॉस्ट में लेके जाएंगे, नहीं। नहीं, आपके कहने का मतलब ये रिपेयर करवाने के बाद मोबाइल 1,20,000 का हो गया, तो फिर कॉस्ट में कैसे लेके जाएंगे, देखो ना, ये तो आप 2 नंबर ही कर रहे हैं ना। आपने रिपेयर करवाया तो 1 लाख में 20,000 जमा किया तो कितने का हो गया, 1,20 का, आप 1,20 का बेच सकते हो, तो फिर तो 2 नंबर ही है ना ये। एक चीज अपनी किताबों में 1,20 की रखी है जबकि 1,20 की वो है नहीं। अच्छा, 20,000 रुपये सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे। अच्छा, आपने रिपेयर करवा लिया, बिल्कुल ब्रांड न्यू हो गया मोबाइल, तब आप बेच दो, 1 लाख का सेल हो जाएगा, नहीं सेल होगा, तब भी सेल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर किसी को पता चलेगा कि ये मोबाइल रिपेयर हुआ पड़ा है, हालांकि 20,000 लगा दिया है, इसके बावजूद ये मोबाइल रिपेयर शुदा है। आप खुद मोबाइल लेने जाओ तो आप अगले बंदे से 10 बार पूछते हो भाईजान मोबाइल खुलिया तो नहीं, बात समझ आ रही नहीं आ रही, क्योंकि अगर मोबाइल खुला हुआ है तो रेट नीचे गिर जाएगा, मोबाइल नहीं खुला हुआ तो रेट ज्यादा होगा। अब ब्रांड न्यू मोबाइल है, एक दिन पूरा नहीं गुजरा, सुबह मोबाइल लिया था, शाम को भतीजे ने फेंक दिया, 20,000 के ऊपर लग गया, ये 20,000 जो ऊपर लग गया वो तो सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस में चला गया। लेकिन शाम को वही मोबाइल आप कहते हैं यार ये तो कोई भरोसा नहीं, किसी वेले बंद हो जाए, मैं उसको बेच देता हूँ। आपने जब बेचने गए तो अगला बंदा अन्ना नहीं था, उसको भी पता लग गया कि ये क्या है, रिपेयर शुदा है,
वरना सुबह मोबाइल लिया है तो शाम को क्यों बेच रहा है ये बंदा, पता लग गया उसको, तो 1 लाख का सेल हो जाएगा, 1,20 का सेल हो जाएगा, तो फिर कितने का होगा। फर्ज करो जी वो कहता है मैंने तो ये 70,000 रुपया दांगा, कितना दांगा। अब बच्चों आपने सोचा हुआ था कि ये मोबाइल में इस्तेमाल करूंगा पूरा साल, तो डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी थी, अगर मोबाइल पूरा साल इस्तेमाल करते तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी, 20,000। लेकिन शाम को ये मोबाइल कितने का सेल हुआ, तो एक ही दिन में कितना नुकसान हुआ, 10,000। कितना नुकसान हुआ, 30 का नुकसान हुआ। वैसे टोटल नुकसान तो 50 का हुआ, 20 की रिपेयर भी तो हुई ना, लेकिन 20 की रिपेयर तो चलो प्रॉफिट लॉस में ले गए, उसके अलावा कितना नुकसान हुआ, 30,000 का नुकसान। तो अभी तो डेप्रिसिएशन की बात ही नहीं हो रही, अभी तो सिर्फ एक दिन गुजरा है, डेप्रिसिएशन तो जानिए 6 साल के एंड पे जाके, अभी तो पहला दिन है। कहता ये अचानक जो आपको नुकसान हुआ है 30,000 रुपए का, इस नुकसान को डेप्रिसिएशन नहीं कहते, इस नुकसान को कहते हैं इम्पेयरमेंट। इस नुकसान का क्या कहते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस, ये डेप्रिसिएशन नहीं है। ठीक है जी। तो इसके ऊपर बच्चों स्टैंडर्ड अप्लाई होता है IAS 36। लगी। एक तो वो है कि 5 सालों में आहिस्ता आहिस्ता वैल्यू में कमी आएगी, वो है सिस्टमेटिक लॉस, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ये है सडन लॉस, सुबह मोबाइल लिया था शाम को दबा, ये सिस्टमेटिक लॉस नहीं है, ये क्या है, सडन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, इसका नाम क्या रखा हुआ है, इम्पेयरमेंट लॉस। इसके ऊपर बच्चों जो स्टैंडर्ड अप्लाई होता है उसको कहते हैं IAS 36। अच्छा, फिर इसके रिवर्सल, रिवर्सल भी हो सकता है। रिवर्सल कैसे हो सकता है, आपने इस बंदे से रेट किया कितने का, 70,000 का, आपने कहा 1 मिनट आ जा, मैं जरा OLX ला के दे रहा, आपने OLX पे डाल दिया। एक बंदे ने रेट लगाया 80,000, आपने कहा अभी बेवकूफ एक फंस गया, आपने थोड़ा सब्र करो। एक और बंदा मिल गया, कहता मैं 90,000 देना, आप ऑलरेडी 30 का नुकसान रिकॉर्ड करके बैठे हुए हो, मतलब दिल में तय कर लिया था ना कि 1 लाख से कहाँ पे गिर चुके हैं, 70 पे गिर चुके हैं, लेकिन OLX पे आपने लगाई फोटो, तो एक कबूतर फंस गया, और 90,000 देने को तैयार है, आप कहेंगे लानत पे जो 70,000 वाले ने, और 90,000 वाले जाके OLX पे आपको मोबाइल महंगा सेल हो, तो आपको खुशी हुई कि नहीं हुई, आप 70 पे गिर चुके थे, अब आपका कितने का मोबाइल सेल हुआ, 90 का, 20,000 की क्या हुई, खुशी हुई। आप तो 70 पे बेचने लगे थे, किसी चंगे बंदे ने मशवरा दिया कि उत्थे बेच दे, उत्थे तेन बहुते बेवकूफ लग जाएंगे। क्यों, मार्केट में आप जब बेचने हैं मोबाइल, तो वो बंदा पकड़ के सबसे पहले क्या करेगा, दुकान पे जाएगा, कहेगा इन्हें चेक करो। लेकिन OLX पे जब बेचेंगे तो चेक करने वाली ऑप्शन उसके पास नहीं। और दूसरी बात है कि अगले दिन भावें ਤੁਹਾਡੇ घर आ जाए, क्या ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ है, माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ एक्सपर्ट है इस काम ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक हो गया। और बात समझ लगी कि नहीं लगी, तो इंपेयरमेंट लॉस और रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस समझ आ गया। इंपेयरमेंट तो हो चुकी थी, लेकिन हो सकता है कि आपको उस वैल्यू से ऊपर कोई वैल्यू मिल जाए बाद में, तो फिर रिवर्सल भी हो सकता है। अच्छा जी, अगला पॉइंट, अप्लाई द प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स ऑफ रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रांसफर, डिस्पोजल एंड डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये बच्चों अगला टॉपिक है, इस पे स्टैंडर्ड अप्लाई होता है IAS 40। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। फर्ज करें बच्चों आपके पास एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर आप फैक्ट्री शैक्ट्री चला के काम चला रहे, कारोबार कर रहे हैं, ठीक हो गया। आप सोचते हैं कि यार मेरी शादी होनी है, फिर बच्चे होंगे, 20 साल बाद जो बच्चे बड़े होंगे उन्होंने खर्चे खुर्चे होंगे, तो मैं की करा, मेरे को तो आज पैसे हैं ना, पता नहीं 20 साल बाद होंगे कि नहीं होंगे। आप कहते हैं बच्चों के नाम पे ना प्लाट ले लेते 3-4, तो प्लाट आपने 3-4 ले लिए, क्या इस वक्त आप उन प्लाटों पे फैक्ट्री बनाने का सोच रहे हैं, फैक्ट्री बनाने का नहीं सोच रहे, आपने लेके रख दिए कि यार ठीक है 20 साल बाद देखेंगे। तो ऐसे प्लॉट या ऐसी प्रॉपर्टी जो आपने परचेज करके छोड़ दिए खाली, जो 20 साल बाद सोचेंगे इसका क्या करना है, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसको क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आपके इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन आपकी ऑनरशिप में है। फर्क समझ आ रहा है, वो बिल्डिंग जो फैक्ट्री के तौर पे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पे प्लांट लगा हुआ है, नौकर वहां पे काम कर रहे हैं, वो आपके इस्तेमाल में है बिल्डिंग, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कौन सी चीज है, जो आपने परचेज करके छोड़ दिया, या आपने हॉस्टल बना के छोड़ दिया। अगर आपने एक हॉस्टल बना के रखा हुआ है, तो क्या उस हॉस्टल में आप खुद रह रहे हैं,
आपका तो अपना घर है, आप तो वहां पे रह रहे हैं, तो फिर वो हॉस्टल क्या है? आपकी प्रॉपर्टी तो है लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है। समझ आ गई? हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, वो आपको रेंट दे रहे हैं, आपको रेंट मिल रहा है, ठीक है, आपकी ऑनरशिप में है, मानते हैं, लेकिन आपके इस्तेमाल में नहीं है। तो वो चीज जो आपकी ऑनरशिप में है, आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसको क्या कहेंगे? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसको बस स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा? IAS 40। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बच्चों बात हो रही है लैंड की और बिल्डिंग, गाड़ियों की बात नहीं हो रही। फॉर एग्जाम्पल रेंट ए कार। आप सोचते हैं सर मेरा रेंट ए कार का बिजनेस है, मेरे पास 5 गाड़ियां हैं, मैं तो मोटरसाइकिल पे आता हूँ घर से, लेकिन 5 गाड़ियां से खड़ी हैं, सुबह तो लेकर शाम तक रेंट पे जा रही हैं, तो क्या ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है? नहीं, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं, ये आपका कारोबार है। समझ आ रही बात? ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ लैंड आएगा, और क्या आएगी? बिल्डिंग, बस, और कुछ नहीं आएगा। पॉइंट समझ आ गया? हाँ, उसमें एक चीज है, अगर तो उस मालिक का कंट्रोल है हॉस्टल पे, मतलब वो हॉस्टल में और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मतलब लॉन्ड्री की सर्विस वो प्रोवाइड कर रहा है, खाना भी वो दे रहा है, सफाई सुथराई का भी ख्याल वो रख रहा है, बिजली के बिलों को, बाकी गैस के बिलों की और AC के बिलों की कैलकुलेशन भी वही कर रहा है, सारे पंगे वही ले रहा है ना, तो फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं होगी, वो उसकी पूरा कारोबार है, तब वो कारोबार है। लेकिन अगर वो बैठा हुआ अमेरिका, यहाँ पे आपको हॉस्टल दे दिया, आप रहो, महीने का महीने मुझे बस पैसे दे दिया करो, तो इसका सारे का सारा निजाम आप लोगों ने संभाला हुआ, उसने नहीं संभाला हुआ, तो वो उसके लिए क्या है? उसने छोड़ दी हुई है, वो ऑटो पे लगा हुआ कारोबार उसको, तो वो फिर वो कारोबार नहीं कर, बात सुन लगी? वो उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अगर वो खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है तो वो फिर वो कारोबार है। ठीक हो गया जी? दोनों में फर्क समझ आ गया जी? अच्छा जी, तो बच्चों ये पूरे स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने अपने इस सब्जेक्ट में पढ़ने हैं। पहला स्टैंडर्ड कौन सा जी? IAS 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा IAS 7 कैश फ्लो। तीसरा IAS 8 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो जो लाइफ चेंज हो जाती है या मेथड चेंज हो जाता है। IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में थोड़ा सा पढ़ा था, बाकी यहाँ पे पढ़ना है। गवर्नमेंट ग्रांट डिस्कस कर ली मैंने। IAS 23 बोरिंग कॉस्ट। IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। चैप्टर नंबर 9 है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसमें थ्योरी है। ठीक है जी? पॉइंट नंबर 10 IAS 33 अर्निंग पर शेयर। और पॉइंट नंबर 11 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी? ये आपका बच्चों ओवरऑल सिलेबस है, जिसको हमने ज़रा डिटेल में देखना है, और हमारा जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो हमारा ये सिलेबस खत्म हो जाएगा। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक हमारा आखिरी टॉपिक होगा। कितने चैप्टर हैं जी? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कितने थे? 10, एक चैप्टर एक्स्ट्रा है। अच्छा, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग वाले चैप्टर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ यूज हो रहे होंगे। कैसे 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 कैसे? IAS 16 में यूज हुआ है, IAS 1 आपका यूज हुआ है। ठीक है? IAS 8 भी थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ, थोड़े से आपके कंसेप्ट हैं, बाकी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। आपका सिलेबस आपको समझ आ गया बच्चों? अब पहला हम टॉपिक खोलते हैं। देखो बच्चों, ये थोड़ी सी ना मैं आपको पुरानी यादें थोड़ी सी ताज़ा कर दूं आपकी, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने चैप्टर नंबर 6 पढ़ा था, अगर आपको याद हो। उसमें हमने पढ़ा था एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स की हमने कैटेगरीज पढ़ी थी दो, इंटेंजिबल और टेंजिबल। इंटेंजिबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि FAR 2 में पढ़े, तो अभी भी FAR 2 में ही है, FAR 1 में नहीं है। टेंजिबल में हमने पढ़ा था कि वैसे एसेट जो फिजिकल अपीयरेंस रखते हो, गुड्स है, प्लांट है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, लैंड है, वगैरह वगैरह, याद है? फिर टेंजिबल एसेट की 2 कैटेगरीज बनाई थी हमने, कौन कौन सी? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट वो होते हैं जिसका फायदा 1 साल से ज्यादा हो, ठीक है जी, और करंट एसेट वो होते हैं जिसका फायदा 1 साल तक हो, 12वें महीने तक हो, बस। ठीक है जी? जैसे गुड्स हैं, डेटर है, बैंक बैलेंस है, कैश बैलेंस। जो बैंक आप बैलेंस आज आपके पास अप्रैल के महीने में है, क्या वो अगले साल अप्रैल में भी पड़ा होगा? नहीं पड़ा होगा।
इसका मतलब है उसकी लाइफ 1 साल नहीं थी, 1 साल से कम थी। तो ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट। जो गुड्स आज आपके पास पड़ी हुई हैं, क्या अगले साल भी पड़ी होंगी? नहीं। जो किताबें आज आपके पास हैं, क्या वो अगले साल भी पड़ी होंगी? अल्लाह ना करे, बुरे वक्त का पता तो कोई नहीं, लेकिन ऐसे साढ़े को कैलकुलेशन को है। ठीक है जी। तो जो पीआरसी की किताबें थी, पिछले सेशन में आपके लिए एसेट था, कि अब है? नहीं है, क्योंकि पेपर पास हो गए। बात से लगी कि नहीं लगी? अब कौन सी चीजें एसेट है? FR1 की बुक एसेट है, और टैक्स की बुक, और CMA की बुक या लॉ की बुक। अब इनसे फायदा मिलेगा, लेकिन क्या ये नॉन करंट एसेट है? तो आप, हाँ, अपने तो सोचना जरा, अपने तो अप्लाई कर डिपेंड करा ना जरा। अब दूसरे वास्ते तो डिपेंड करता है, ते अपने वास्ते, ठीक है ना? अपने वास्ते सोचता भी एक बार कब कभी तारी होती है कि की कहने लगा मैं। ठीक है जी। तो वो एसेट जो आपको 1 साल या उससे कम फायदा दे, उसको क्या कहते हैं? करंट एसेट। और वो एसेट जो आपको 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए फायदा दे, जैसे कि मैट्रिक में लिया हुआ रजिस्टर, मैट्रिक च भी चलिया, FSC च भी चलिया, कुछ सफ़े बच गए, CA च भी चलाया, क्योंकि हम शेख हैं, तो हमने कहा नवा रजिस्टर कद नहीं लेना जिसे पुराना मुक ना जाए। ऐसा ही है। तो एक सफ़े में नुक्कर पे कर करके 4-5 लेक्चर एक ही सफ़े में रिकॉर्ड करने हैं, ताकि किसी भी तरीके से ये वाला 6 महीने भी काट लिए। तो वो रजिस्टर क्या हो सकता है? नॉन करंट एसेट हो सकता है, लेकिन किताबें नॉन करंट एसेट नहीं होती। बराबर। नॉन करंट एसेट के आगे दो कैटेगरीज थी, कौन कौन सी? वो एसेट जिसकी लिमिटेड लाइफ है, वो एसेट जिसकी लिमिटेड लाइफ है, उसको क्या कहेंगे जी? डेप्रिशिएबल एसेट। और वो एसेट जिसकी लाइफ की कोई लिमिट नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं? नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। जैसे कि लैंड है, गोल्ड है, डायमंड है, एंटीक्स हैं, कोई पुरानी पेंटिंग है, 100 साल गुजर चुके हैं। तो आपकी उम्र तो 100 साल नहीं है ना, आप गुजर जाएंगे, वो एंटीक इधर फिर भी रह जाएगा। ठीक है जी। डायमंड की उम्र 100 साल होती है? नहीं। गोल्ड की उम्र 100 साल है, लैंड की उम्र। तो इन सब की उम्र ऐसी चीज है जो हम मैयर नहीं कर सकते। नहीं बात समझ? मतलब कायदे आजम ने 1947 में इस एरिया पे भर्ती नहीं पाई थी, ये लैंड ऑलरेडी मौजूद था। कि तो कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया या पाकिस्तान लिया? बनाया तो नहीं ना, वो कहते कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाया, मतलब उन्हें भर्ती पाई थी। तो यहाँ पे पहले छप्पड़ था? छप्पड़ नहीं था। ये एरिया उस वक्त भी मौजूद था जब मोहम्मद बिन कासम आया था, कि इतने सैलाब सी, तो मोहम्मद बिन कासम से पहले मतलब लैंड मौजूद था। तो इस लैंड की हम कोई लाइफ को मैयर नहीं कर सकते। ये है इनडेफिनिट लाइफ। अच्छा, एक होता है बच्चों वर्ड इन्फिनिट। क्या वर्ड होता है? और एक वर्ड होता है इनडेफिनिट, इन दोनों में फर्क है। ठीक है। तो हम इसको इन्फिनिट तो नहीं कह सकते, ठीक है? हम इसको क्या कहेंगे? इनडेफिनिट। हम नहीं पता कर सकते कि कितनी है, लेकिन ये बहरहाल इन्फिनिट नहीं है। यहां तक की बात में लगी कि नहीं लगी? अच्छा, डेप्रिशिएबल एसेट वो एसेट होते हैं जिसकी क्या होती है? लिमिटेड लाइफ होती है, जिसकी एग्जांपल है फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, व्हीकल। ये सारी बातें इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने पढ़ी हुई थी। रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि अगर कुछ कंसेप्ट आपके भूले भटके से हैं तो वो याद आ जाए। ठीक है जी। बच्चों, फिर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, याद है कुछ कुछ? डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्या थी जी? सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या होती है? जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि भाई एसेट की लाइफ को 5 सालों में डिवाइड करना है, तो सिस्टमेटिकली तरीके से करेंगे ना, या वो क्या कहते हैं टॉस करके करेंगे? सिस्टमेटिक तरीका होगा, कोई फार्मूला होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट की फिर हमने बात की थी कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? क्या कॉस्ट, मतलब 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया है तो क्या वो ही डेप्रिशिएबल अमाउंट है? नहीं। 1 लाख रुपए का मोबाइल लिया है, 5 साल बाद 10,000 का बेच देंगे, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट फिर 1 लाख नहीं है। नुकसान कितना हुआ 5 सालों में, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो नुकसान आपका कितना हुआ? 90,000, वो डेप्रिशिएबल अमाउंट। फिर एसेट की डेफिनेशन अलग से है। फिर यूजफुल लाइफ का कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल हुआ, कि यूजफुल लाइफ से क्या मुराद है? कि जितने साल आप किसी एसेट को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उसको क्या कहते हैं? यूजफुल लाइफ। अच्छा, क्या जब आपने बेच दिया है तो वो यूज उसका खत्म हो गया? नहीं, वो अभी भी यूज हो सकता है, लेकिन आपके इस्तेमाल के काबिल नहीं है। देखो, एक मोबाइल बंद हो गया,
तो वो जो बंद हो गया ना मोबाइल, वो भी मार्केट में जाके बेचो तो सेल हो जाएगा। अब आप ये समझते हैं कि अगला बंदा बेवकूफ है कि उसने बंद मोबाइल के हमें पैसे दे दिए? नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। उसको उसको पता है कि उसने उस बंद मोबाइल में से क्या क्या फायदा लेना। आप नहीं ना ले सकते फायदा, लेकिन वो उस बंद मोबाइल से भी फायदा ले सकते। पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? आपकी तरफ से मोबाइल बंद हो गया, शट डाउन हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा, ऑन ही नहीं हो रहा, आपने कहा यार जान छुड़ाओ, आपने उसको बेच दिया। 1 लाख का मोबाइल लिया था, 10,000 का सेल हो गया, तो आप कहेंगे यार वो बड़ा बेवकूफ है ना, 10,000 रुपये दे देता है, ये तो चल ही नहीं। तो बेवकूफ नहीं। इसका मतलब है कि आपके नजदीक लाइफ अगर 5 साल है, तो टोटल लाइफ उसकी 5 साल नहीं होगी, टोटल लाइफ उसकी हो सकता है 7 साल हो या 8 साल हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल लाइफ की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? यूजफुल लाइफ की बात। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन टोटल लाइफ एंड यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ से मुराद है वो लाइफ जो कंपनी सोचती है कि हम इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है जी। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला क्या था बच्चों? डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला था कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी कि यार देखो 1 लाख का मोबाइल था, 5 साल बाद 10,000 का सेल हो जाएगा, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है? 90,000 डिवाइड बाय 5 करते करते आपने 18 की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी हर साल। ये मेथड कौन सा कहलाता था? स्ट्रेट लाइन मेथड। याद आया कुछ कुछ? इसका फार्मूला था बच्चों, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। ठीक हो गया? यही याद है ना कुछ कुछ? फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का एक और फार्मूला भी था, कौन सा था? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला क्या था? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय यूजफुल लाइफ। याद है कुछ कुछ? फिर अगला मेथड कौन सा था बच्चों? रिड्यूसिंग माइनस मेथड। उसका फार्मूला क्या था? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाइड बाय डेप्रिसिएशन रेट। लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला कुछ इस तरह से था। याद आया कुछ कुछ? ये वाला फार्मूला, रेट इज इक्वल टू 1 माइनस एन इंटू स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट कैन थ्रू। ऐसी है। इसके बाद बच्चों ये टेबल बनाया था हमने, 2017, 18, 19, 20 कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 36,9% रेट। तो 36,900 की डेप्रिसिएशन आई थी, तो वही आपकी पहले साल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी। फिर हमने निकाली थी कैरिंग वैल्यू या रिमेनिंग वैल्यू या बुक वैल्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ? उसका फार्मूला क्या था जी? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। फिर अगले साल फिर डेप्रिसिएशन लगाई, टोटल डेप्रिसिएशन होगी पिछली और अगली को जमा किया, और रिमेनिंग वैल्यू कैसे निकली? कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन को माइनस किया। ये टेबल कुछ कुछ माजी की यादें ताज़ा कर रहा है। ये मैं इसकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आपने पढ़ा हुआ। अगर आपने, आपको लगता है कि नहीं सर इसकी तो हमें ABC भी नहीं आती, तो फिर वो उसका अलग से मैं आपको लेक्चर दे दूंगा। पर तीसरा मेथड कौन सा था जी? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। फार्मूला क्या था जी? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ डिजिट मल्टीप्लाइड बाय रिमेनिंग लाइफ। याद है कुछ कुछ? अगर एक मोबाइल की लाइफ है 5 साल, 1, 2, 3, 4, 5, तो आपने डिजिट में उल्टा लिखना है, 5, 4, 3, 2, 1। 5 से क्या मुराद है? कि पहले साल उसकी रिमेनिंग लाइफ 5 साल थी। 4 से क्या मुराद है? कि दूसरे साल में उसकी रिमेनिंग लाइफ 4 साल है। 3 से क्या मुराद है? कि तीसरे साल में उसकी रिमेनिंग लाइफ 3 साल है। और 2 से क्या मुराद है? कि चौथे साल में उसकी रिमेनिंग लाइफ 2 साल है। और 1 से क्या मुराद है? कि 5वें साल के शुरू में उसकी रिमेनिंग लाइफ 1 साल है, एंड पे जाके वो खत्म हो। 5 समझ आ गया सबको? तो तमाम डिजिट पे टोटल 15 है। डेप्रिशिएबल अमाउंट को 15 पे डिवाइड करेंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 पे डिवाइड करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 15 पे डिवाइड करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सो ऑन। तो ये भी रिड्यूसिंग माइनस मेथड की तरह का फार्मूला है। क्यों? क्योंकि शुरू में इसकी डेप्रिसिएशन ज्यादा है और आखिर में इसकी डेप्रिसिएशन कम। स्ट्रेट लाइन की तरह ये सेम आंसर नहीं देता, शुरू में आंसर ज्यादा देता है, बाद में आंसर कम देता है। इसका फार्मूला मैंने आपको क्यूएम से भी साबित किया था कि क्यूएम में आपने सम का फार्मूला पढ़ा था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, n/2 इंटू a+l। ये वही फार्मूला बना हुआ। क्यों? क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे? ये a है, ये कॉमन डिफरेंस है, ये नंबर वैल्यूज है, ये लास्ट वैल्यू। याद आ रहा है कुछ कुछ? तो ये क्यूएम से ये फार्मूला बना है। फिर चौथा मेथड में बच्चों पढ़ा था कौन सा? आउटपुट मेथड। कि जितनी प्रोडक्शन करोगे उतनी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, प्रोडक्शन नहीं करोगे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। ठीक है जी। तो ये मेथड बाकी मेथड से डिफरेंट है। बाकी मेथड में आपने प्रोडक्शन की है या नहीं की, दोनों सूत्रों में डेप्रिसिएशन आनी है।
लेकिन इस मेथड में कोरोना वाले साल में डेप्रिसिएशन नहीं आनी। क्यों? क्योंकि कोरोना वाले साल में आपने प्लांट यूज ही नहीं किया। ठीक है जी। तो ये बच्चों उसकी एग्जांपल्स थी कुछ। यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? ज्यादा तेज तो नहीं चला काम? अच्छा जी। डेप्रिसिएशन की पॉलिसी भी हमने पढ़ी थी कि डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने की दो पॉलिसी होती है। कौन कौन सी? एक है फुल ईयर पॉलिसी और एक है मंथली बेसिस पॉलिसी। फुल ईयर पॉलिसी की मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर एक मल्टीनेशनल कंपनी है ना, पेप्सी या कोका कोला या यूनिलीवर, जिनके 150 मुल्कों से ज्यादा मुल्कों में प्लांट परचेज होते हैं या कोई फर्नीचर परचेज होता है या कोई इक्विपमेंट परचेज होता है, अब 150 मुल्कों में इस साल में इक्विपमेंट परचेज हुआ है, तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हेड ऑफिस में बैठा है वो पागल हो जाएगा कि हर इक्विपमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे। वो तो पागल हो जाएगा। उसके लिए आसानी ये है अकाउंटिंग के अंदर कि हम उसको कहेंगे टोटल इक्विपमेंट की वैल्यू देखो कितनी है। 150 मुल्कों में फर्ज करो 5,000 इक्विपमेंट परचेज हुए, हम कहेंगे उन 5,000 इक्विपमेंट की टोटल वैल्यू आपके पास है? हाँ जी है। इसको पकड़ो, 10% रेट लगा दो। वो कहेगा वो डेट ऑफ परचेज, मारो गोली। आप ये ज्यूम करो कि जब मर्जी परचेज हुआ है, इस साल में हुआ है कि नहीं हुआ, बस ये तय करो। हाँ इस साल में हुआ है, ठीक है, रेट लगाओ। ठीक है जी। हम कहेंगे कि नहीं 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 सर देखें ये तो ज्यादती है ना सर। तो मसला ये है कि अगर वो इसकी डिटेल में चला गया तो उसके साथ ज्यादती है। वो तो बैठा रहेगा फिर सारा साल डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करता रहेगा। समझ लगी कि नहीं लगी? तो हम कहते हैं कि भाई एक चीज को नॉलेज है, लेकिन नॉलेज का फिर ये देखा जाएगा यूज क्या है। अगर एक चीज का नॉलेज आपको फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है तो लानत पे जो है नॉलेज देते, कि आपको फायदा नहीं दे रहा, नुकसान दे रहा। वो पॉइंट समझ लगी कि नहीं लगी? फॉर एग्जाम्पल, घर में वालदा चने वो क्या कहते हैं चावल साफ कर रहे हैं, तो अगर वो एक एक चावल का दाना उठा उठा के दूसरी परात में रखें, यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही, ताकि पत्थर साइड हो जाए, फिर तुसी चावल खा रहे, फिर तो हफ्ते बाद ही चावल पकड़ मिलेंगे। बात में लगी कि नहीं? तो ऐसे चावल साफ नहीं होते। मटीरियलिटी कंसेप्ट ये है कि यार जल्दी जल्दी देखो, जिसे तो कोई नजर आ जाए तो चुक लो, नहीं नजर आया तो अल्लाह खैर से। और खाते वक्त देखा था मुंह में आ गया तो खैर बर्दाश्त कर लेते हैं। क्या मतलब है कि अगर एक्यूरेसी की तरफ जाओगे तो फिर टाइम ते हांडी को नहीं पकनी, डिनर कभी डिनर का टाइम तो नहीं होना। वो हो सकता 2 दिन बाद लंच के टाइम तक डिनर, तो पता नहीं तब तक जिंदा भी हो या ना हो। ठीक है ना? एक्यूरेसी के चक्करों में बेड़ा गर्क ना हो जाए, तो इसलिए एक्यूरेसी के चक्कर में ना पड़ो। अगर कोई प्लांट परचेज किया है जनवरी में, कोई परचेज किया है मार्च में, कोई परचेज किया है अक्टूबर में, कोई परचेज किया है दिसंबर में, तो खैर है यार, मारो गोली, तमाम एसेट की वैल्यू को जमा करो, रेट लगाओ, अल्लाह खैर। और जिस साल में सेल करना होगा उस साल भी हम कहेंगे यार कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो। ऑटोमेटिकली जो शुरू में अगर किसी एसेट के साथ ज्यादती हुई भी है ना, तो 5 साल में जाके वो उसके साथ इंसाफ हो जाएगा। नहीं समझ लगी? ठीक है ना? तो बच्चों ये फुल ईयर पॉलिसी है। दूसरी है मंथली बेसिस पॉलिसी। ऐसी कंपनी जो छोटी है, एक शहर में या एक सूबे के अंदर है, उसके इतने ज्यादा एसेट परचेज नहीं होते। एक एसेट परचेज होता है जनाब, हर साल में एक या दो एसेट परचेज होते हैं। वो डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता है, वो डिटेल में जाना चाहे तो जा सकता है। वो कहेगा यार देखो मेरे पास एक ही एसेट मैंने पूरे साल में परचेज किया था, मार्च में किया था। तो हम कहेंगे ठीक है भाई, तुम मार्च से फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर ले, पूरे साल की ना कर। उसके लिए फिर ज्यादा बेहतर पॉलिसी कौन सी है? हम उसको कहेंगे मंथली पॉलिसी लगा लें, अल्लाह अल्लाह खैर से। तो फिर वो क्या कर लेगा, वो अपने कैलकुलेशन के साथ 9/12 कर लेगा। ठीक है? फिर जिस साल सेल करेगा उस साल भी फिर हम उसको क्या कहेंगे, भाई 3/12 करो, क्योंकि 3 महीने इस्तेमाल हुआ। तो ये वाली हरकत ऊपर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे करने की जरूरत है, क्योंकि अब महीनों की कैलकुलेशन आप कर। समझ आ गई बात? यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पॉलिसी देन चेक डेट ऑफ परचेज ऑफ एसेट। अगर मतलब आई कैप आपको सवाल देता है और नहीं बताता कि पॉलिसी कौन सी है, आपके ऊपर छोड़ दिया आई कैप, तो फिर आप देखो कि मंथ दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। अगर तो मंथ दिया हुआ है तो एग्जामिनर आपसे कुछ डिमांड कर रहा है। क्या डिमांड कर रहा है? कि मंथली बेसिस फॉलो कर लो यार। लेकिन अगर उसने महीना ही नहीं दिया तो आपसे फिर डिमांड भी नहीं कर कि आप अपनी तरफ से धक्के से महीना ज्यूम करो। नहीं समझ लगी? अगर उसने महीना नहीं दिया, उसने कहा ड्यूरिंग द ईयर 2025 ए प्लांट वाज परचेज। अब ड्यूरिंग द ईयर से क्या मुराद है? जून का महीना?
अगर एक बच्चा कहता सर मैं तो जून का महीना जून करूंगा, फिर दूसरा कहेगा सर मैं जुलाई का ना कर लूँ, फिर तीसरा कहेगा सर मैं सितंबर का कर लूँ, क्योंकि ड्यूरिंग लिखा है। हम उसको कहेंगे यार तू जून का ना कर, फिर अगला कहेगा सर वजह दसो, वजह तो कोई नहीं। समझ लगी बात? वजह तो कोई नहीं हमारे पास, जून का नहीं करना जुलाई का कर लें, तो जुलाई की वजह क्या है? जुलाई की भी कोई वजह नहीं है। तो क्या यार देखो जिंदगी आसान करो, जब उसने महीना नहीं बताया ना तो उसके पीछे ना भागो, क्या करो, चुप करके रेट लगा दो। ठीक हो गया? अगला पॉइंट, और अगर डेटा परचेज गिवन है मंथली पॉलिसी, और अगर नहीं गिवन तो क्या करो, ईयरली पॉलिसी। याद आ गया पॉइंट? फिर बच्चों हमने तीसरा पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी। हमने यहाँ पे दो चीजें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, पता नहीं याद है कि नहीं, याद नहीं ना पढ़ी है, बोल गया ना कि जब आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त दो एंट्रियां होती हैं। मेरा ख्याल आपने एक पढ़ी दूसरी नहीं पढ़ी। डेप्रिसिएशन चार्ज करते वक्त एंट्री क्या होती है जी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये आपने पढ़ी है। अब FR1 में आके आपने एक और एंट्री पढ़नी है, कौन सी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाना, ये नोट कर लें, ये पहली चीज है बच्चों आपकी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये जरा नोट कर लें, शाबाश। बराबर, ये नोट कर लो, कुछ छुट्टी करते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग तक तो बच्चों आपने यही पढ़ा था कि वन सेपरेट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड, उस वक्त एंट्री पड़ी थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। और आपको थोड़ा सा जरा डिटेल में सोचो, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली एसेट में से जाके माइनस ही होती थी। बैलेंस शीट में जरा सोचो, बैलेंस शीट में क्या बनाते थे? ऊपर लिखते थे एसेट की कॉस्ट, उसके बिल्कुल नीचे लाइन में क्या लिखते होते थे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे तो नीचे कैरिंग अमाउंट आए थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? अल्टीमेटली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट में से ही क्या करते थे? माइनस करते थे। वो बात मैंने सीधे यहाँ पे क्या लिख दिया, एसेट को क्या कर दिया? क्रेडिट, वो सीधा इधर ही क्रेडिट हो। तो दूसरी एंट्री क्या है बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। दोनों एंट्री समझ आ गई? अब सर वो हमने क्यों पढ़ी थी, ये क्यों नहीं पढ़ी, ये आज क्यों पढ़ रहे हैं? देखो, बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड वो लिखा हुआ गया, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या करेंगे? बाय डिफॉल्ट वही करेंगे जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ। वो बिल्कुल ठीक पढ़ा, वो गलत नहीं पढ़ा आपने। तो मेरा की बात, वो बिल्कुल स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने पढ़ा हुआ है। हाँ, अगर आप किसी कंपनी में चले जाएं, अगर आप किसी कंपनी में चले जाएं, वहां पे बी कॉमर बच्चा बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? बी कॉमर। तो उसने हो सकता है ये एंट्री की हो, कौन सी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट, वो एसेट क्रेडिट करके बैठा हुआ। तो फिर आपको पता होना चाहिए ना उसने क्या किया। जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसकी गलती से आगे काम कैसे चलाएंगे? तो फिर हम आपको पढ़ाते हैं कि यार ये एक देसी तरीका भी है, आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है किसी बी कॉमर बच्चे ने आपके जाने से पहले अकाउंट्स में ये एंट्री की हो, तो आपको पता हो कि उसने क्या चवल मारी, ताकि फिर आप उसको ठीक कर सकें। बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड में कौन सी एंट्री अलाउड है? वो जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी हुई है, क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, ये बिल्कुल ठीक एंट्री। लेकिन कुछ देसी अकाउंट ऐसे हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। आप अगर उस इदारे में जाते हैं तो वो इदारे इस काबिल नहीं है कि बड़े बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर सके। मतलब एक सीए 10 लाख रुपए सैलरी लेता है, वो एनजीओ कहेगी भाईजान असं तो प्रॉफिट नहीं कमा रहे, साढ़े को मरीज आता पर्ची लैके 10 रुपए की, वो 10 रुपए भी नहीं देता, और भी कहता कि मैं यतीम हाँ, मैं 10 रुपए कितों दें? तो हम तो सिर्फ 10 रुपए की पर्ची भी नहीं लेते, हम आपको 10 लाख रुपए कहाँ से पे करें? कहाँ से लगिए? तो उनके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते, तो उन्होंने फिर क्या किया होगा? तो बी कॉमर बचा रखा होगा, तो उसने अपने हिसाब से जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से एंट्रियां कर रहा होगा। आपको साल बाद रख लिया गया है काम के लिए, यार 1 महीने के अकाउंट साढ़े सीधे बदरे करवा दे,
आप एक महीने के लिए वहां पे चले गए, आप भी कहते हैं यार देखो मैंने जिंदगी में इतना पैसा कमाया है, एक आधा काम मैं अगर किसी खैराती इदारे का कर दूंगा तो सवाब भी कमा लूंगा, पैसे तो मैं जरे कमाने से कमा ले। तो अब उस खैराती इदारे का जब आप काम देखने लगे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो नजर आएंगे ना, तो ये समझते हुए कि यार उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, जितने भी थे उन्होंने गुजारा किया। अब मैं फी सबिलिल्लाह काम करने जा रहा हूं, तो मुझे समझना चाहिए कि उसने क्या किया है ताकि मैं उसे आगे की स्टोरी चला सकूं। तो बच्चों देसी इदारों में ये वाली एंट्री भी हुई होती है, कौन सी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट, समझ आ गई थी? ये दोनों मौजूद होती हैं, वो आपने करनी है। और अगर कहीं पे ये मिल जाए तो उसको समझ लेना है कि यार ऐसे हो सकता है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए आपके सामने काम आया ना, आप उससे आगे चलो, वरना आपको फिर शुरू से काम करना पड़ेगा, तो आपके लिए मुसीबत है। नहीं समझ आ रही बात? अब तक काम पहुंच गया ना, जितना भी किया आपको समझ आ जानी चाहिए कि इसने क्या किया है, और उसे आगे चलो। अगर आपको समझ नहीं ना आ रही तो फिर नुकसान किसका है? आपका। ये क्यों? क्योंकि शुरू से सारा काम आपको करना पड़ेगा। क्योंकि आप उस बी कॉमर को समझा नहीं सकते कि भाईजान ए वाली एंट्री थी, तो ए वाली एंट्री करके शुरू तो सारा कुछ ला गया। बी कॉमर कहेगा सर मैं जा रहा कार, मैंने थोड़े नहीं चाहिए था 20,000 रुपया, मैं कितने हो जाके नौकरी कर लेना। नहीं समझ लगी? वो कहा मैं FR1 नहीं पढ़ी, मैं इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, मैंने नहीं पता वाली एंट्री होती है, मैं शुरू तो कहना करा, पहले मैं क्लास में जाके फिर मैं एंट्रियां करा, मैनू की फाप है। तो आप कहेंगे ठीक है कोई मसला नहीं, तूने जो किया वो दिखा, उसके आगे फिर हम चलाते। बड़ा इंसान वही होता है जो छोटे बंदे की किसी गलती को देख के उसको समझ जाए और उसके आगे चले, बजाय इसके फाड़ के तो बैठ जाए। वो पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो आपको समझ आ जाना चाहिए यार एक और एंट्री भी हो सकती है, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट, ये दो एंट्री नोट कर लिया आपने। अब वो एग्जांपल सारी की सारी आपके सामने ही है, ये मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा। ये सारी तरीके वही हैं जो हमने पहले बनाया था, एसेट अकाउंट है, फिर डेबिट एक्सपेंस अकाउंट है, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट है। ये इस तरह से हम बचपन में किया करते थे, याद है? ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, फिर बैलेंस शीट में क्या किया करते थे? एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कैरिंग वैल्यू या WDV या बुक वैल्यू, ठीक है। और फिर मैंने आपको एग्जांपल दी थी बचपन में कि यार एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्या होती है। मैंने आपको बताया था यार सेल का पता ना आपको, सेल रिटर्न उसका ऑपोजिट है। परचेज का पता ना आपको, परचेज रिटर्न उसका ऑपोजिट है। कैपिटल का ऑपोजिट ड्राइंग है। इसी तरह से एसेट का ऑपोजिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये सारे आपस में एक दूसरे में माइनस होते हैं। सेल में से सेल रिटर्न माइनस होता है, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस होता है, कैपिटल में से ड्राइंग माइनस होता है, तो एसेट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस। ठीक है जी? ये है असल मसला कि व्हेन नो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन। फॉर एग्जांपल बच्चों, आपने मोबाइल लिया 1,00,000 रुपए का, मोबाइल कितने का लिया? 1,00,000 रुपए का। एसेट अकाउंट में डेबिट साइड पे नोट कर लोगे? 12 महीने गुजर गए, कितने महीने गुजर गए? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, फर्ज करो 18,000 रुपए की डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है स्ट्रेट लाइन मेथड के मुताबिक, तो आप फिर एंट्री क्या पास करेंगे बच्चों? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट करने की बजाय किसको क्रेडिट करेंगे? एसेट को क्रेडिट कर। तो जब आप एसेट को क्रेडिट कर देंगे तो बच्चों एसेट का क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 नहीं आएगा, 82,000 आएगा। पुरानी टेक्निक में जो आपने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ी थी बच्चों, एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कितना आ रहा था? 1,00,000 ही आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसमें से कभी 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। आप उस जमाने में किसको क्रेडिट किया करते थे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया करते थे। एसेट को कभी आपने हाथ नहीं लगाया, इसलिए जो उसका ओपनिंग बैलेंस था वही उसका क्या था? क्लोजिंग बैलेंस था। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 1,00,000 का मोबाइल दिया तो था, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज भी 18,000 की, तो एसेट में ही रिकॉर्ड किया आप। तो अब उसका क्लोजिंग बैलेंस 1,00,000 रुपया नहीं आएगा। कितना आएगा? 82,000। वही 82,000 अगले साल क्या करेंगे? ब्रॉडन लिखेंगे। फिर अगले साल मजीद डेप्रिसिएशन चार्ज हुई, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिख दी और यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख दी, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? 64,000। फिर वही 64,000 अगले साल क्या करेंगे? ब्रॉडन लिखेंगे। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट, तो क्लोजिंग बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चों? 46,000। ठीक हो गया? तो बच्चों ऐसी सिचुएशन में एसओसी में तो वही लिखेंगे जो हम ऊपर लिख रहे थे, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन। लेकिन नॉन करंट एसेट में बैलेंस शीट में क्या करेंगे? पहले साल के एंड पे क्या लिखेंगे? 82,000। वो 1,00,000 माइनस 18,000 नहीं कर रहे। अगले साल क्या आ रहा है?
64,000, उससे अगले साल क्या आ रहा है 46, उसके अगले साल क्या आ रहा है 28, और उसके अगले साल क्या आ रहा है 10। इस सूरत में इस सूरत में क्या हो रहा है बच्चों, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें अलग से नजर नहीं आ रही। यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग से नजर आ रही है। बेहतर तरीका यही है जो आपने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमी में पढ़ा हुआ है कि एसेट अलग नजर आए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अलग नजर आए, ताकि किसी बंदे को पता हो कि मोबाइल हकीकत में कितने का लिया था। कितने का लिया था, 1 लाख नजर आ रहा है, आखिरी साल में भी नजर आ रहा है कितने का लिया। इसमें नुकसान क्या है, इसमें आपको कभी पता ही नहीं चलेगा मोबाइल कितने का लिया, और इसमें कभी आपको पता ही नहीं चलेगा मोबाइल कितने साल की लाइफ उसकी गुजर चुकी है। प्रेजेंटेशन में फर्क आ रहा है। लेकिन बार हमें दोनों बातें समझनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हमारे सामने अकाउंट्स आ जाएंगे देसी तरीके से तैयार शुदा, तो हमें पता होना चाहिए कि उसने क्या किया। बात सुन लगी है? मैं बच्चों उसकी आपको एग्जांपल देता हूँ कि किधर गया जी, किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर। ये देखिए बच्चों, ये सवाल है इनकम एंड मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का सवाल है। ये जरा देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सेहत क्लब। मतलब ये सेहत के लिहाज से कोई कोई छोटा मोटा क्लिनिक होगा। यहाँ पे जरा गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फर्नीचर लिखा हुआ ना, क्या लिखा हुआ है, क्या मतलब है, वो डेप्रिसिएशन माइनस करके आपको वैल्यू दे रहा है, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नजर नहीं आ रही। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ साहब, कोई डेप्रिसिएशन लैदा से नजर नहीं आ रही। अब आपको सवाल दे दिए कि यहां से आगे शुरू करें या पीछे करो ना, तो पीछे नहीं जा सकते हम, यहां से आगे चल सकते हैं। ठीक है, उसने किस साल का डाटा दिया बच्चों, 30 जून 2010 का। ओके जी, और उसने मांगा क्या है कि अगले साल का डाटा बनाओ। तो इसका मतलब है आपने शुरू यहां से करना है, इसके पीछे जा ही नहीं सकते। इसका मतलब है यहाँ पे किसी बी कॉमर बच्चे ने ऑलरेडी डेप्रिसिएशन एसेट में से क्या कर दी हुई है, माइनस कर दी हुई है, आपने इससे आगे चलना है। तो फिर आपको पता होना चाहिए क्या, कि भाई डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। एक वो वाला जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में पढ़ा था, और एक ये वाला जो यहाँ पे यूज हो सकता है। सवाल इस तरह का आ सकता है, आपको पता ना चाहिए उसने पीछे क्या की। तो वजह समझ आ रही है कि हम यहाँ पे दूसरा तरीका क्यों पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में फर्क भी समझ आ गया बच्चों। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल इंशाल्लाह से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। वो मैं आपको पीडीएफ कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। ठीक है।